हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी सेकेंड यूनिट एंड थर्ड चैप्टर अकाउंट्स में अब तक हम लोग पार्टनरशिप, पीएल अप्रोप्रिएशन एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर जो कि है कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल हम लोग करने वाले हैं। कंपनी अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये चैप्टर से कितना आएगा सर, देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। कंपनी अकाउंट जो है इससे 10 मार्क्स का आएगा। सर सिर्फ शेयर कैपिटल से 10 मार्क्स का आएगा? नहीं बाबू, कंपनी अकाउंट में 2 चैप्टर है, एक है शेयर कैपिटल और एक है डिबेंचर्स, ठीक है ना। लेकिन शेयर कैपिटल का सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आने वाला है इस सेमेस्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। इस सेमेस्टर में शेयर कैपिटल का सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना है एंड नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग इसका सम्स करेंगे, ठीक है ना। और डिबेंचर्स का थ्योरी सम्स दोनों आएगा। तो देखिए कंपनी अकाउंट्स 1, इसीलिए इसको बोला गया है कंपनी अकाउंट्स 1। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा पोर्शन सेमेस्टर 4 में है। कंपनी अकाउंट 1 में पहला है शेयर कैपिटल एंड नंबर 2 सेकेंड इज डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल थ्योरी है पूरा इस सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। और डिबेंचर्स का थ्योरी भी है और सम्स भी है, थ्योरी प्लस सम्स। और शेयर कैपिटल सिर्फ थ्योरी। याद रखिए, ये सेमेस्टर में अगर शेयर कैपिटल का थ्योरी में दिक्कत रहा ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब सम्स करिएगा तो आपको थ्योरी पता रहना चाहिए। भले इस सेमेस्टर में सम्स नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि और इसको करना ही नहीं है, नहीं भाई, इस सेमेस्टर में नहीं आ रहा है ना, आने वाला सेमेस्टर में तो आएगा सम्स, तो उसका थ्योरी तो हमको जान के रखना पड़ेगा ना। एकदम ईजी है, 2 से 3 क्लास लगेगा हमको कंप्लीट करने में। पहला क्लास जो है YouTube में फ्रीली अवेलेबल रहेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देंगे वो सिर्फ पेड बैच के लिए रहेगा, वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग हम लोग का ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पास होगा ही, 8334835908। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हम लोग का ऑनलाइन बैचेस में जो है उसमें इनरोल करिए एट अ मिनिमम कॉस्ट। आपका जितना भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है वो सब सिर्फ 2499। और अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट का लेना है तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 999 फॉर फुल सेमेस्टर। ये पूरा सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट और ये पूरा सेमेस्टर ओनली फॉर 1 सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में इनरोल करिए और पूरा सिलेबस फ्रॉम द डे 1 आपको मिल जाएगा विथ नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सब कुछ। जब भी आपको कोई डाउट रहेगा व्हाट्सएप करिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। जो हम लोग का पेड बैच के स्टूडेंट है वो लोग को पता होगा, जब हम जनरली क्लास लेते हैं उस वक्त मैसेज आता है तो हम रिप्लाई नहीं दे पाते, बट 2 घंटा 3 घंटा बाद जैसे ही क्लास से फ्री होते हैं हम संगे संग उन लोग को रिप्लाई देते हैं, पर्सनलाइज सम सॉल्व करके बहुत कोई देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल। तो सर सबसे पहले ये बताइए ना, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? ये होता क्या है सर? देखो, एक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ विद अ फिक्स्ड कैपिटल डिविजिबल इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ शेयर्स। क्या मतलब है सर? देखिए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक बड़ा सा जो कंपनी रहता है जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया, जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप लॉ के थ्रू क्रिएट नहीं हुए, वो कोई लॉ के अंदर रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी को विदाउट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करता है जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड,
XYZ लिमिटेड। इसका कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल टोटल कैपिटल जो है ये है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। वो क्या किया, अपना टोटल कैपिटल को जो कि 1 करोड़ है, इसको डिवाइड कर दिया छोटा छोटा शेयर्स में, ₹100 शेयर्स ईच। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया सर 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है ना, ये 1 लाख है टोटल शेयर्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, कंपनी का जो टोटल पूंजी है, उसको स्मॉलर पोर्शन में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ईच पार्ट को बोला जाता है शेयर। ईच पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर। वो लोग जो इस शेयर्स को इस शेयर्स को परचेज करेगा, दे विल बिकम शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। और शेयर होल्डर्स ही क्या होते हैं? ये ओनर होते हैं कंपनी के। क्या होते हैं? दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आप मान लीजिए टाटा का 100 शेयर्स खरीद लिए, तो क्या आप टाटा के ओनर हो गए? हाँ सर, हम टाटा के ओनर हो गए हैं फॉर 100 शेयर, सिर्फ 100 शेयर। पूरा कंपनी का आप ओनर नहीं हो, आप सिर्फ ये 100 शेयर का ओनर हुए। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, कैपिटल को क्या हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, और ईच पार्ट को बोलते हैं शेयर्स, और फिर ये शेयर्स पब्लिक को सेल कर दिया जाता है टू रेज कैपिटल। तो ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक डेफिनेशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लीगल पर्सन है जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया, जिसका एक फिक्स कैपिटल है, और वो कैपिटल को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और हर पार्ट को बोला जाता है शेयर, हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना भाई, इसका फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, बने रहिएगा। ठीक है। पहला फीचर है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या मतलब है सर ये लाइन का? ये लाइन का मतलब ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हर वो काम कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि बिजनेस कर सकता है, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, अपने नाम में प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकता है, किसी को हायर कर सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है वैसी एक कंपनी भी कर सकता है। तो कंपनी के एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका एक अपना आइडेंटिटी है अदर देन इट्स ओनर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो एक पर्सन है तो उसका अपना आइडेंटिटी होगा। अब देखो, अभी हम आप लोग के सामने कुछ नाम लेंगे, आपको वो कंपनी के बारे में पता है लेकिन उसका फाउंडर के बारे में पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने आप में ही एक पर्सन है, उसका खुद का ही पहचान है। आपको उसका फाउंडर के बारे में जानने का जरूरत भी नहीं है। आपको अगर पता है कि ये कंपनी का क्या काम है, आप उसका प्रोडक्ट यूज करोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होता, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या आप लोग को पता है रेडमी का ओनर कौन है? लेकिन आप लोग रेडमी कंपनी को तो जानते हैं, हम लोग तो प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्योंकि भाई रेडमी का अपना एक पहचान है, ओनर का पहचान का मोहताज वो नहीं है। सिमिलरली एक और नाम लेते हैं जैसे कि सैमसंग। आप सैमसंग कंपनी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सैमसंग को ओनर कौन है वो आपको पता नहीं। ठीक है ना। फिर एक और नाम ले लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्श, BMW। अब हो सकता है कुछ कुछ को नाम पता भी होगा, कोई कोई जिसका जीके हाई होगा, बट जनरल आदमी को इसका नाम पता नहीं है। गूगल का कौन इन्वेस्टर है हम लोग को नहीं पता, कौन ओनर है हम लोग को नहीं पता। सीईओ के बारे में पता है, वो भी क्योंकि वो अपना ही भाई है, इंडियन है, सुंदर पिचाई, तो उसके बारे में हम लोग को पता है, लेकिन वो सीईओ है। ठीक है ना। तो
यही हम बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका अपना खुद का आइडेंटिटी होता है, वो ओनर के आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है थर्ड पार्टी से, क्लियर पॉइंट। दूसरा, क्रिएटेड बाय लॉ। कोई भी डाउट होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ना, 8334835908। कोई भी पॉइंट में डाउट होगा हमसे पूछ लेना है, सर ये पॉइंट को थोड़ा बताइए तो, एक्सप्लेन करिए तो, हम वॉइस में आप लोग को भेज देंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। हम आप लोग को वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, या कॉल भी कर सकते हो। कॉल अगर जैसे कि हम रिकॉर्डिंग करें या क्लास में तो जनरली हम नहीं उठाते, 90% टाइम तो हम कॉल उठा लेते हैं, 10% टाइम स्कूल में या हम कोचिंग में तो नहीं उठाते, बट हम कॉल बैक कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिएटेड बाय लॉ। क्या मतलब है सर क्रिएटेड बाय लॉ का? क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे एक वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लोग ऐसा नेचुरल पर्सन, हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं। लेकिन कंपनी कैसे जन्म लेगा? कंपनी जन्म लेगा थ्रू लॉ। जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ उस दिन कंपनी फॉर्म हो गया, जिस दिन कंपनी फॉर्म हुआ उसी दिन उसका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वाला स्टेटस अपलिफ्ट हो गया। तो कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट होता है, कंपनी जो लॉ है वो लॉ के थ्रू क्रिएट होता है, ठीक है ना। ट्रांसफरेबल शेयर्स, क्या मतलब है? कंपनी का जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉर्मल जनरल पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी का शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर बेचा जा सकता है ओपन मार्केट में, ठीक है ना। तो शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल, बेचा जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी। जिसका क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज़ पढ़े होंगे, तो क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ में ये सब चैप्टर था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। वही जॉइंट स्टॉक कंपनी जो था, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, वही सब इसमें है। ये चैप्टर जो है ना अकाउंट्स का, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में वही सब है, ठीक है। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यूज एसएक्यूज देंगे, और प्रीवियस 10 ईयर्स में जितना भी क्वेश्चन ये चैप्टर से आया सब आपको देंगे आज। और ये अभी हम ऑलरेडी 2018 तक आई शायद हम लिख लिए हैं अपने पास, और रिमेनिंग 3 साल का जो है वो हम करके आप लोग को, जब चैप्टर बाय द टाइम ये खत्म होगा 2-3 दिन में, तब तक वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है, क्यों बोलो तो पहले शेयर कैपिटल में सम्स और थ्योरी एक साथ आता था ईयर में, अब जो ईयर क्वेश्चन दिया हुआ उसमें सम्स और थ्योरी दोनों दिया हुआ है एमसीक्यूज में, लेकिन हम उसको अलग किया, टाइम लगाकर, टाइम निकाल कर, कि भाई थ्योरी वाला पोर्शन को इससे अलग करो, सम्स वाला अलग करो। इसीलिए हर कोचिंग सेंटर या हर टीचर नहीं देगा, क्योंकि कोई इतना दिमाग लगाने नहीं जाएगा कि ये देखो सिलेबस तो सेम है, चैप्टर को आधा आधा ब्रेक कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो आया था वो तो पूरा चैप्टर से आया था। अब वो क्वेश्चन पेपर को 10 साल का एनालाइज करके और अलग अलग आधा आधा चैप्टर के हिसाब से आधा आधा एमसीक्यूज को बांटना, कि कौन सा इस पार्ट में आएगा, कौन सा इस पार्ट में आएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है बाबू। हम 3 दिन से कर रहे हैं, पता है 2025 से लेकर 18 तक पहुँचे हैं, 25, 24, 23, 22, 21 और 20 में तो हुआ था नहीं, 19, 18, मतलब अभी तक हम 6 साल का कर पाए हैं। 3 दिन हमको लगा, मतलब एक दिन में 2 ईयर से ज़्यादा को हो ही नहीं पा रहा है। उसको अलग करना, फिर आंसर फाइंड आउट करना, उसके बाद उसको कॉपी में लिखना, समझ में आ रहा है, या टाइपिंग करना। हम ज़्यादातर कॉपी में लिख लेते हैं, तो सब में टाइम लगता है, तो इतना कोई टीचर करने थोड़ी जाएगा। बट हम चाहते हैं कि आप लोग 40 आउट ऑफ 40 लाओ, इस वजह से हम ईयर क्वेश्चंस को भी अलग अलग करके दे रहे हैं। बहुत कुछ सोचेगा सर हम लोग तो फर्स्ट बैच है, ईयर क्वेश्चन कहाँ से आया? इसका जवाब हम आप लोग को पहले भी दिया, बैच आप लोग फर्स्ट है, सिलेबस तो नया नहीं है ना, सिलेबस तो 10 साल पहले से चलते भी आ रहा है। सिलेबस में तो थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ, बस 1-2 चैप्टर ऐड हुए, बाकी तो पुराना चैप्टर सब है, तो वो सबका क्वेश्चंस भी तो होगा ईयर क्वेश्चंस में। बट सर वो तो सम्स और एमसीक्यूज दोनों आता था, हम सम्स वाला पोर्शन को इस सेमेस्टर में छोड़ दिए, इस सेमेस्टर में सिर्फ एमसीक्यूज वाला पोर्शन ले रहे हैं हर चैप्टर का, नेक्स्ट सेमेस्टर में सम्स वाला पोर्शन लिखवाएंगे आप लोग को जो ईयर क्वेश्चन कराएगा। तो बहुत दिमाग लगाकर, दिमाग खटाकर नोट सब कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी हम लोग ऑनलाइन बैच में जुड़िए और 40 आउट ऑफ 40 की तरफ आप लोग अपना कदम रखिए।
तो हाँ चलिए आते हैं अब लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप में क्या होता था, ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर बिजनेस में पैसा लगाया और वो पैसा अगर डूब जाता है, बिजनेस के ऊपर बहुत कर्ज डूब गया, कर्ज चढ़ गया, वो कर्ज को ओनर को अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए एक दुकान खोला, कोई दुकान में 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए डूब गया, अब वो जो पैसा था वो किसी से उधारी लिया हुआ था, अब आपको उधारी देना पड़ेगा। तो आप ये बोलिएगा बिजनेस में पैसे लगाए थे, बिजनेस डूब गया, हम क्या करें? वो बोलेगा तुम समझो क्या करोगे, तुम अपना घर बेचो, अपना बीवी का जेवर बेचो, अपना माँ का गहना बेचो, लेकिन जो उधार लिया वो तो तुमको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। इसका मतलब है अगर बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस डूब गया, तो जो भी कर्ज बिजनेस के ऊपर हुआ है उस कर्ज को ओनर को या पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर घर से पैसा लाकर वो लोन को कर्ज क्लियर करना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोला गया है जो इन्वेस्टर्स है, जो ओनर्स है, उन लोगों का लिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब आप जो पैसा बिजनेस में लगाए हैं, अगर वो बिजनेस डूब गया तो आप जो पैसा लगाए हैं बस वो डूबेगा। बिजनेस के ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को आपको अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर चुकाना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम टाटा का शेयर्स खरीदे, टाटा के शेयर्स में 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट किए, टाटा कंपनी डूब गया। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। अब उसका जो कर्जदार है वो हमको बोलेगा, ओए निशात अली तुम भी ओनर थे ना, चलो तुम भी अब ये 100 करोड़ का कर्जा चुकाओ, भले तुमको घर बाड़ी बेचने पड़े। हम बोलेंगे अरे भाई हम क्यों करेंगे, तुम क्या सर का क्लास अटेंड नहीं किए हो? मेरे जाओ यूट्यूब में वीडियो है देख लो। कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज चढ़ा है उसको हमको देना नहीं पड़ेगा, भले से हम इन्वेस्टर है, ओनर है। मेरा जो हम पैसा लगाए हैं बस वो नुकसान हुआ है, कंपनी का कर्ज को हमको अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर देने की जरूरत नहीं है। इसको ही बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। मतलब जितना पैसा लगाए उतना ही लाइबिलिटी, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है अगर कंपनी डूब जाए, सॉरी कंपनी बोल रहे, अगर ओनर का डेथ हो जाए, इन्वेस्टर्स का डेथ हो जाए, या इन्वेस्टर बिजनेस छोड़ के चला जाए, या रिटायरमेंट ले ले, या कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, या दिमागी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या बैंकरप्ट हो जाए, उससे बिजनेस के एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बिजनेस कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट करने में। कोई भी एक मेंबर का मरने या बिजनेस को छोड़ने से बिजनेस का ऑपरेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, टाटा के जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर थे सर रतन टाटा, सर रतन टाटा, सर रतन टाटा जो कि इन्वेस्टर थे, मतलब फाउंडर थे टाटा ग्रुप के, उनका रिसेंटली डेथ हुआ, मतलब रिसेंटली क्या कुछ दिन पहले डेथ हुआ था। तो क्या उनके डेथ के बाद कंपनी क्या बंद हो गया, टाटा बंद हो गया? नहीं सर, बंद नहीं हुआ, कोई और संभाल रहा है। उसी तरह धीरू भाई अंबानी रिलायंस ग्रुप फाउंड किए थे, धीरू भाई अंबानी का डेथ हो गया तो क्या रिलायंस बंद हो गया? नहीं सर, उनके बेटे लोग संभाले ना, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। कल को अगर मुकेश अंबानी वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो बेटे लोग हैं वो लोग संभालेंगे। रिलायंस बंद होने वाला नहीं है। लेकिन समझ में आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? मान लो एक अंकल का दुकान था, अंकल का डेथ हो गया, दुकान बंद। आप बोल सकते हैं सर उनका बेटा लोग तो बैठ सकता है, जरूरी नहीं है बैठे, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर रिलायंस को धीरू भाई अंबानी का मुकेश अंबानी का बेटा या बेटी लोग नहीं चलाएगा तो कोई और चलाएगा, उसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग रन करेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया परपेचुअल सक्सेशन में कि किसी का जाने या डेथ से बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट है ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर्स और मैनेजमेंट दो अलग अलग कैटेगरी में फॉल करता है। हम जैसे एग्जांपल दिया, हम 1 लाख रुपए टाटा में इन्वेस्ट किए तो हम टाटा का 1 लाख रुपए का शेयर्स का ओनर हो गए। तो कल को हम टाटा का ऑफिस में कुछ जाकर बोलेंगे याडो ओनर आ गया, लाओ चेयर लाओ, ओनर के लिए चाय मंगवाओ, हम ओनर है, लाओ हमको जो देना है दो, कितना पैसा है लाओ हमको दो, ऐसे करेंगे हम, हमको भगा देगा मार के। क्यों? बोलेगा अरे भाई
आप ओनर हो, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जिसको सिलेक्ट किया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स लोग वोट करता है और सिलेक्ट करता है कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेगा, कौन सीईओ रहेगा, कौन प्रेसिडेंट रहेगा कंपनी का, और वो लोग हम लोगों के बिहाफ में कंपनी को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। अंकल का दुकान है, अंकल ही मैनेजर है, अंकल ही मालिक है। 4 पार्टनर लोग मिलकर दुकान खोल रहे हैं, चारों पार्टनर मालिक है, वो लोग ही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट और ओनरशिप 2 अलग अलग ग्रुप है। कॉमन सील, क्या मतलब है सर कॉमन सील का? देखिए, हम अभी बोले ना बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हम बताएं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। जो ह्यूमन बीइंग करता है वो सब उस तरह का एक्टिविटी वो बहुत हद तक परफॉर्म कर सकता है। सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो कोई थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए साइन करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट में। और कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका हाथ पैर थोड़ी है कि हाथ निकाल के पेन पकड़ के साइन कर देगा। तो वो कैसे करके मानेंगे कि हाँ कंपनी के साथ एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में? बाबू वो साइन नहीं करेगा, उसके जगह में उसका एक सील रहेगा, स्टैंप। आप लोग स्कूल में पढ़ते देखे होंगे, एडमिट कार्ड में स्टैंप, रिजल्ट में स्टैंप, स्कूल का जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सब में स्टैंप रहेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का भी अपना एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो स्कूल रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को थ्रू स्टैंप, वो एक तरह का सिग्नेचर है। स्टैंप मारा हुआ रहेगा, प्रिंसिपल का साइन या जो भी डिपार्टमेंट का हेड रहेगा साइन कर देगा। वो डिपार्टमेंट का हेड चेंज होगा, प्रिंसिपल चेंज होगा, लेकिन स्कूल तो चलते रहेगा, और स्कूल जब तक रहेगा तब तक स्कूल का स्टैंप भी रहेगा। तो कॉमन सील जो है एक तरह का स्टैंप है, ठप्पा है, जो हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कंपनी का आपको नजर आएगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट, ऑडिट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाना। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अकाउंट्स का ऑडिट करवाना क्या है? ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी और एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या डिफरेंस है सर? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक सेपरेट आइडेंटिटी रहता है, अलग पहचान रहता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस का कोई भी अपना आइडेंटिटी नहीं रहता है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के लिए अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर चाहिए मिनिमम, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर चाहिए मिनिमम। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर ही काफी है। मैक्सिमम मेंबर, पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, देखो कोई बुक में 50 लिखा हुआ है, कोई बुक में 200 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई बुक में 50 लिखा हुआ है, कोई बुक में 200 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गूगल करिएगा या चैट जीपीटी से पूछिएगा तो वो 200 बताएगा, ठीक है ना। तो देखिए एमसीक्यू में ये वाला बहुत स्टूडेंट लोग गड़बड़ भी कर देगा। देखो अगर एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ है दोनों 50 और 200 दोनों दिया हुआ है, आप 200 में टिक करिए। लेकिन अगर 200 नहीं दिया हुआ, 50 दिया हुआ तो आप 50 में टिक करिए। दोनों दिया हुआ है तो 200 में टिक करो, अगर 200 नहीं दिया हुआ तो 50 में टिक करिएंगे, ठीक है ना। तो ओल्ड प्रोविजन जो था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी का 50 था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 200 कर दिया गया। पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर है 20, और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होगा 10। कंपनी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो एक्ट है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसका कंपनीज एक्ट 2013। देखो शेयर होल्डर जो है वो लोग कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, लेकिन पार्टनर्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। मेंबर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो लोग इलेक्ट करेगा मैनेजमेंट को सिलेक्ट करने में। पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स इजीली अपना शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर इजीली नहीं होगा। लेकिन एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स अपना शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स लोग का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटी।
लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है। ये भी बताए लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच का डिफरेंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट करवाना कंपलसरी है, पार्टनरशिप का ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है, ठीक है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी का डेथ से डिसॉल्व नहीं होता है। पार्टनरशिप अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट सर? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज? अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है? तो अलग अलग टाइप्स जब हम बोलेंगे तो पहले ये समझना है कौन सा बेसिस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये चार बेसिस पे जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो टाइप का कंपनी है। एक है, ये वाला बंद नहीं है, नंबर 1 है पब्लिक सेक्टर कंपनी, नंबर 2 है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो तरह का कंपनी है, एक है पब्लिक सेक्टर कंपनी, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसका ओनरशिप 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। इस टाइप ऑफ कंपनी को हम लोग बोलेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी को ही पब्लिक सेक्टर कंपनी बोला जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब जिसका 50% से ज्यादा शेयर आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों के पास है। प्राइवेट कंपनी का मतलब कौन सा कंपनी? प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसका मेजॉरिटी ऑफ दी शेयर्स वो किसके पास है? वो नॉर्मल पब्लिक इंडिविजुअल्स के पास है। क्लियर हुआ पॉइंट? पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी जिसका 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर मतलब तो प्राइवेट इंडिविजुअल जोन करके रखा है। सर पब्लिक सेक्टर कंपनी के एग्जांपल दीजिए। आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर रिलायंस, टाटा, बिरला, महिंद्रा, कोटक, गोइंका, ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। क्लियर हो गया सर? दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे तीन टाइप का कंपनी है। एक है स्टैट्यूटरी कंपनी, सॉरी चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कि फॉर्म्ड हुआ है बाय द ऑर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन। एक किंग या क्वीन के ऑर्डर के थ्रू, चार्टर के थ्रू ये कंपनी फॉर्म हुआ है। किंग या क्वीन एक चार्टर के थ्रू या उसके ऑर्डर के थ्रू जो कंपनी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने हिंदुस्तान के ऊपर राज करके गया है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड कंपनी था क्योंकि क्वीन पास की थी और वो कंपनी को फॉर्म की थी, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कि फॉर्म्ड हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वो कंपनी जिसको फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में एक एक्ट पास किया और वो एक्ट पास होने के बाद वो कंपनी फॉर्म हुआ है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे कि आरबीआई, एलआईसी, ये सब स्टैट्यूटरी कंपनी है।
और रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब नॉर्मल कंपनीज जो कि थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्टर्ड किया गया और वो कंपनी फॉर्म हो गया। टाटा, महिंद्रा, कोटक, ये सब रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके लिए तो कोई किंग और क्वीन ऑर्डर नहीं दिया, इसके लिए तो पार्लियामेंट में एक्ट नहीं बना, तो ये सब हो गया रजिस्टर्ड कंपनी। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मतलब ओनर का लाइबिलिटी क्या है। ओनर के लाइबिलिटी के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ कंपनी है, लिमिटेड, गारंटीड और अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब नॉर्मल वो कंपनी जहां पे मेंबर्स लोग का जो शेयर है वो लिमिटेड है, शेयर बोल रहे सॉरी, लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो जब मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा उसको बोलेंगे लिमिटेड कंपनी। क्या मतलब है, मतलब अगर कंपनी डूबेगा तो आप जो पैसा लगाए बस वो डूबेगा, आपको अपने घर से लाकर कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। इस टाइप ऑफ कंपनी को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड कंपनी, जहां मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड। जितना पैसा लगाया है बस, जितना इन्वेस्टमेंट किया है बस उतना ही लॉस होगा। इस टाइप ऑफ कंपनी को बोलते हैं हम लोग लिमिटेड कंपनी। दूसरा है गारंटीड कंपनी, ऑन करो उसको। दूसरा है गारंटीड कंपनी। गारंटीड कंपनी का मतलब क्या है, गारंटीड कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जहां ओनर का जो लाइबिलिटी है वो कितना है, वो है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी दैट ही हैज गिवन। क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आया। देखो एक XYZ कंपनी है, उसका आप 1 लाख रुपया का शेयर लिए, ठीक है, और 5 लाख रुपया का आप गारंटी लिए। अब देखिए अगर ये लिमिटेड कंपनी है तो क्या होगा, आप जो 1 लाख रुपए लगाए अगर कंपनी डूबा आपका 1 लाख रुपए डूब गया। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड है, इसका मतलब है आप 1 लाख का शेयर लिए और 5 लाख का गारंटी लिए। क्या चीज का गारंटी लिए, आप ये चीज का गारंटी लिए कि अगर कंपनी डूबा तो हम 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करेंगे। तो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में कंपनी आपसे 5 लाख रुपए मांगने नहीं आएगा, लेकिन जब कंपनी का दिवाला निकलने लगेगा, जब कंपनी डिसॉल्व होने के कगार पे आएगा, जब कंपनी बैंकरप्ट होने का कगार पे आएगा, कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा, तब कंपनी आपको बोलेगा भाई 5 लाख रुपए का जो गारंटी लिए थे वो आप दीजिए। तो आपका लाइबिलिटी कितना है, ये 1 लाख प्लस ये 5 लाख, आपका लाइबिलिटी है 6 लाख। इस टाइप ऑफ कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड। मतलब अगर कंपनी डूबा तो जो पैसा आप लगाए हैं वो डूबेगा, प्लस जो आप गारंटी लिए है वो भी पैसा आपको देना पड़ेगा। थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का तरह। अगर कंपनी डूबा तो जो पैसा आप लगाए हैं, अगर कंपनी डूबा तो जो पैसा आप लगाए हैं वो तो जाएगा, प्लस कंपनी के ऊपर जितना भी कर्ज है वो सब कर्ज को आपको पर्सनल एसेट्स बेचकर चुकाना पड़ेगा। इस टाइप ऑफ कंपनी को बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, जहां पे लाइबिलिटी जो है मेंबर्स लोग का वो अनलिमिटेड है। क्या है वो, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट है लास्ट, बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी 2 टाइप ऑफ कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इतना आवाज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी 2 टाइप ऑफ शेयर है। हर 2 सेकंड में हो रहा है, सब तो देखना चाहिए ना क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी 2 टाइप ऑफ कंपनी है, एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरा है पब्लिक कंपनी। अब सर अभी तो आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लेन किए, वो बाबू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये है दूसरा, ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर एक कंपनी का शेयर इजीली ट्रांसफर हो सकता है, फ्रीली बेचा जा सकता है मार्केट में, उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अगर एक कंपनी का शेयर्स में रेस्ट्रिक्शंस है, फ्रीली मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है, आप किसी को भी बेच नहीं सकते, ओपन मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग वो शेयर्स नहीं हो सकते, उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी को और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंस के साथ, ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन समझ लीजिए।
जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 रहेगा, मैक्सिमम 50 या 200 जैसे हम बताए, वो है प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर्स को इजीली मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है, वो हो गया प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जिसका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहना चाहिए 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, और जिसका शेयर्स को इजीली मार्केट में बेचा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अभी ये डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी को डिटेल में हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वाला पोर्शन होपफुली आपको समझ में आया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर? चलिए क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप लोग व्हाट्सएप करके इजीली पूछ सकते हैं।